अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मैच जारी है। जो भी इसमें से टीम जीतेगी वो फाइनल में मुल्तान से खेलेगी। इस्लामाबाद ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग का फैसला किया और पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए 185 रन स्कोर किए हैं 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। और अगर हम देखते हैं तो साइम अयूब ने आते ही इस्लामाबाद यूनाइटेड की पहली विकेट भी ले ली है। हेल्स जो मेन खिलाड़ी हैं उन्हें आउट कर दिया है। नसीम भाई, आज के मैच पे बात करने से पहले ज़रा सा हम चाहेंगे कल के मैच पे बात करें। क्वेटा ग्लैडिएटर जो शुरू में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आई थी, हम कल ये कह रहे थे कि शुरू में इस तरह उनका हाल हो चुका था कि जीतना मुश्किल था। 135 पर ऑल आउट हो गए, लेकिन उमैर यूसुफ ने थोड़ा बहुत स्टैंड दिया कि 135 तक भी पहुंच गया, वरना तो लग रहा था 35 पे बाहर आ जाएंगे। बड़ा लॉस हुआ ही इनको। बहुत ही अफसोसनाक परफॉर्मेंस हम बैटिंग डिपार्टमेंट में कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि थोड़े से उन्होंने रोक लिया था, रिस्ट्रिक्ट कर लिया था इस्लामाबाद यूनाइटेड को और चेसेबल टारगेट पे वो लेकर आ गए थे। और हमने देखा कि जब अकील हुसैन और उमैर बिन यूसुफ खेल रहे थे तो यानी कि 16 रन्स पे 5 आउट होने के बाद भी वो टारगेट चेसेबल ही लग रहा था। एक चांस था, वो रन आउट हो गए थे अकील हुसैन, वरना कुछ चांस था। अजीब सा रन आउट हुए थे वो, 2 रन कहीं से भी नहीं थे, वो 2 रन दौड़ गए थे। उमैर बिन यूसुफ तो तैयार ही नहीं थे उस दूसरे रन के लिए, वो वापस आ गए। तो कहीं ना कहीं कुछ अजीब सी क्रिकेट थी क्वेटा ग्लैडिएटर की। बहुत अफसोस हुआ मुझे, तो बैड लग रहा क्वेटा ग्लैडिएटर जो है फिर बाहर हो चुकी है। नसीम भाई, क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? साइम अयूब आज तो छाए में, विकेट भी ले ली उन्होंने आती हेल्स की और 73 रन स्कोर किए। मोहम्मद हारिस ने भी 40 रन स्कोर किए। ओपनिंग स्टैंड बड़ा जबरदस्त रहा है 1 डाउन तक इनका। नहीं, बिल्कुल 70 प्लस रन का ओपनिंग स्टैंड तकरीबन 10 की एवरेज से उन्होंने दिया। हालांकि बाबर के अगर आप रन देखें तो 22 गेंदों पे 24 रन है। ज्यादातर स्ट्राइक जो है वो साइम ने अपने हाथ में रखी थी, लेकिन बाबर का विकेट पे खड़ा होना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनके इर्द गिर्द बैटिंग चल रही होती है। ये अच्छी चीज़ थी कि अगर आज बाबर जल्दी आउट हो गए थे 25 रन बनाने के बाद, तो एक अच्छी पार्टनरशिप मिली हारिस और साइम के दरमियान। और ये वो पेयर है कि दोनों एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मैं साइम का इंटरव्यू कर रहा था तो मैंने साइम से पूछा कि कौन सा ऐसा बैटर है कि जिसके साथ आप खेलते हुए बहुत कन्वीनियंट महसूस करते हैं, तो हारिस। कौन आपका बेहतरीन दोस्त है? हारिस। हारिस के अलावा वो दूसरी बात ही नहीं करते। तो आज हारिस और साइम की जो पार्टनरशिप थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, और उस पार्टनरशिप ने, अगर आप 185 रन देख रहे हैं तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। और मैं समझ रहा था कि शायद आज 200 रन क्रॉस करने चाहिए, जिस तरीके का स्टैंड मिल गया था। 10 ओवर में तकरीबन आपने 100 कर लिए थे, तो आखिरी 10 ओवर में 100 होने चाहिए थे। तो कहीं ना कहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अच्छा कमबैक किया। भाई, इतने इसी 185 स्कोर को आप किस तरह देख रहे हैं? ये चेस कर पाएगी इस्लामाबाद यूनाइटेड? अभी पहली विकेट भी इनकी अहम विकेट है हिल्स की, वो भी साइम ने ले ली है। इट्स टू अर्ली टू से। इसकी वजह यह है कि करंट रन रेट इनका 7.64 है और इनको अभी 9.47 से टारगेट हासिल करना है। और 9.47 इस पिच पे हमें ऐसे लगा जितनी आसान बैटिंग लग रही थी, साइम जहाँ चाहे वो लगा रहे थे। हारिस इतनी फॉर्म में दिखाई नहीं दिया जिस तरह उन्होंने बैटिंग की। तो पेशावर ज़ल्मी को बहुत एफर्ट करना पड़ेंगे, इतना आसान नहीं होगा इस मैच में फ़तह हासिल करना। लेकिन अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं समझता हूँ कि एक एज है यहाँ पेशावर ज़ल्मी को। इसकी वजह आरिफ याकूब का खिलाना है, क्योंकि आरिफ याकूब एक ऐसे बॉलर हैं कि जो शायद इस मैच के अंदर रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है एमन, आप क्या कहेंगी नसीम शाह की? अगर हम बॉलिंग की बात करते हैं, नसीम शाह ने अच्छी बॉलिंग कराई। इमाद गो के विकेट नहीं ले पाए, लेकिन अच्छी बॉलिंग रही। एक ये मैकवाई बहुत एक्सपेंसिव पड़ गया जो 185 तक स्कोर भी पहुंच गया। बिल्कुल जी, नसीम शाह ने ओवरऑल इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत ज़्यादा अच्छी बॉलिंग कराई है, इकोनॉमिकल रहे हैं, ऊपर से विकेट्स भी प्रोवाइड किए हैं। एंड आई होप ही इज़ ऑल राइट, क्योंकि उनको ग्राउंड में चोट लगी थी और वो अपना वही शोल्डर पकड़ रहे थे जिससे वो वापस आए हैं। तो लेकिन मैकवाई का मुझे थोड़ा सा ये समझ नहीं आया कि डेथ बॉलिंग वो बहुत अच्छी करते हैं, बट आई थॉट कि हुनैन को वहाँ पे इनको ट्राई करना चाहिए था, क्योंकि हुनैन ओवरऑल पावर प्ले में बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आए हैं। लेकिन मैकवाई ने एक ओवर में जब ज़्यादा रन दे दिए थे, उस वक्त वो मेरे ख्याल में हुनैन को लेकर आ सकते थे। तो थ्रू आउट इस्लामाबाद में जो है बॉलिंग का पावर प्ले थोड़ा सा हमने देखा कि ओवरऑल इनके सीज़न में पावर प्ले में ये इतने अच्छे चेंजेस नहीं करते रहे, लेकिन उसमें जो स्टैंड आउट परफॉर्मर रहे हैं वो इमाद वसीम रहे। जब वो पावर प्ले में वापस आए हैं तो उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अच्छी परफॉर्मेंस ऐसे कि उनकी इकॉनमी बहुत ज़बरदस्त थी, और अगर ये 185 है तो उनकी वजह से ही है, क्योंकि ये इजीली 200 हो सकते थे। उन्होंने जिस तरह से रन रेट को रोक के रखा तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन समझ में ये बात नहीं आई है मैंने और शेरी भाई के अमाद वसीम ने जब कल पहला ओवर स्टार्ट किया था 3 आउट कर दिए थे उन्होंने, बैकफुट पे तो वो लेकर गए थे टीम को, बिल्कुल जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस थी। तो आज क्यों आगाज नहीं कराया? आगाज कराना चाहिए था। और बाबर और
साइम अयूब का पेयर खेल रहा था वहाँ पर, तो अगर वहाँ पे मात को यूज़ करने के बाद वो शुरू में अगर आउट कर लेते, जो 70 रन से 70 प्लस का ओपनिंग स्टैंड हो गया, अगर वहाँ पे जब कल एक चीज़ सामने दिखाई दी थी कि अम्माद ने नया बॉल बहुत अच्छा किया है, फिर बाबर जैसा बैटर मौजूद था, अच्छा, शादाब के गो के ये लोग अभी ज़ाहिर सेमीफाइनल तक पहुंच गए, लेकिन शादाब की जब भी हमने बात की, इनके डिसीजंस बहुत इमेच्योर होते हैं। अब जैसे आप ही ने खुद ये बात की, नो डाउट इमाद ने कल 3 विकेट्स ली और ज़ाहिर है उन्हीं से शुरुआत करवानी चाहिए थी, लेकिन ये पता नहीं डिसीजन इनके अब तक इतने इमेच्योर क्यों है, या कोई वही फियर फैक्टर वाली बात होती है, यार कल तो छा गया था आज भी ना छा जाए, लेकिन तो मसला है ना। आज इनके 2 डिसीजन, एक टॉस जीतने के बाद इनका फील्डिंग का फैसला। बिल्कुल भाई, कल आपने अगर पहले बैटिंग की थी तो आपने मैच जीता था और मार्जिन से मैच जीता था, तो फिर कल और आज में ना तो पिच में कोई खास फर्क दिखाई दिया। आप मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर होता कि इस डू एंड डाई मैचेस में आप पहले बैटिंग करें। और आपको याद होगा कि माजी में हमारे प्लेयर्स ज़्यादातर इसी पे फोकस करते थे, चाहे 1992 वर्ल्ड कप के फाते इमरान खान साहब हो, जावेद मियादाद साहब हो, वसीम अकरम साहब हो, इनका ज़्यादातर कोशिश ये होती थी कि हमारी टीम बोर्ड पे स्कोर सजाए और उसके बाद वो आउट करें, और पाकिस्तान इस फार्मूले में ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। कल हमने देखा कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम जो है वो स्ट्रगल करती हुई दिखाई दी, और जहाँ पर भी नॉकआउट मैच होता है, डू एंड डाई मैच होता है, उसमें मोस्टली अगर पिच आप समझते हैं कि साजगार है तो टीमें आमतौर पर बैटिंग करती हैं। आज जितनी साजगार पिच थी, 2 बड़े हैरान कुन डिसीजन है यहाँ शादाब के, अगर ये मैच हारते हैं तो ये दोनों डिसीजन काउंट करेंगे, ये काउंट भी करेंगे। और अभी तक जो हम साइम अयूब की भी परफॉर्मेंस देख रहे हैं वो बड़ी ज़बरदस्त है। एमन जो इस वक्त साइम अयूब बॉलिंग कर रहे हैं, पहली विकेट भी उन्होंने ले ली, बड़ी फंसा के गेंद कर रहे हैं, क्या कहेंगी इस पे साइम अयूब पे आप? बहुत डिफिकल्ट बॉलिंग कर रहे हैं, उनका आर्म रीड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। वो कैरम बॉल भी कर देते हैं, ऑफ स्पिन भी कर देते हैं और लेग ब्रेक भी कर देते हैं। तो बड़ी अच्छी बात यह है कि वो न्यू बॉल से वेराइटीज़ को यूज़ कर रहे हैं और उसको अच्छी जगह पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि इस PSL की जो फाइंड है वो साइम अयूब एज अ बॉलर भी हैं, क्योंकि एज अ बैट्समैन तो हमने उनका टैलेंट देख लिया था, लेकिन बॉलिंग में जो उन्होंने स्टार्ट प्रोवाइड किया पेशावर ज़ल्मी को, वो एक सरप्राइज़, और इतना अच्छा सरप्राइज़ है कि बाबर आजम ने आज जाके आरिफ याकूब को खिलाया है। वो उन पर इतना ज़्यादा रिलाई कर रहे थे कि उनको पावर प्ले में भी यूज़ कर लेंगे और मिड ओवर्स में भी यूज़ कर लेंगे। ये है बिल्कुल जी, क्योंकि आरिफ याकूब अभी पेशावर ज़ल्मी के लिए खेल रहे हैं, लेकिन ये ज़ाहिर टैलेंट बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। और अगर अभी हम यहाँ पर नसीम भाई देखते हैं तो कौन सा ऐसा प्लेयर है जो आज बड़े मैच में बड़ा स्कोर करता, आपको लग रहा है कि करेगा? वैसे तो कोई भी कर सकता है, लेकिन आपको क्या लग रहा है इनमें से कोई नाम है? आजम खान एक ऐसा बैटर है कि जो इस मैच को टर्न करने की सलाहियत रखता है। मेरी समझ में नहीं आया हैदर अली को आपने फिर मौका दिया, टीम कॉम्बिनेशन भी मेरी समझ में नहीं आया जो शादाब ने आज बनाया। बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। आप सलमान की अगर मैं बात करूँ, सलमान इरशाद अच्छे बॉलर हैं, आज आपने उनको बाहर किया, बहुत सारी चीज़ें पेशावर ने किया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अगर मैं सिर्फ इनकी बात करूं, हुसैन तलत को वो आज इस मैच के अंदर जो है वो शामिल किया, कई सारी चीज़ें जो है वो पेशावर ज़ल्मी ने भी डिफरेंट की हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी मुख्तलिफ की हैं। अब देखना ये है कि जी किसका फैसला, लेकिन एक बात है कि साइम अयूब जैसे आप कह रहे हैं ना कि बॉलर के तौर पे प्रूफ कर रहे हैं, तो हमारी रिक्वेस्ट है उनसे कि अपनी बैटिंग पे ज़्यादा फोकस करें, ना कि माजी में ऐसा बहुत लोग हो चुके हैं कि जो बैटर आए थे और उसके बाद उन्होंने बॉलिंग शुरू कर दी और पता चला ना वो इतने अच्छे बैटर रहे और ना बॉलर रहे। जिस चीज़ से आपका बिल्कुल जी नाम बन रहा है वो करें, बॉलिंग करें बिल्कुल, और पाकिस्तान टीम के लिए करें, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो आपका मेन फोकस होना चाहिए वो आपकी बैटिंग होना चाहिए। वक्त तो है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। और अगर अभी इस्लामाबाद यूनाइटेड को हम देखते हैं तो उनके 3 खिलाड़ी आउट हुए थे, 2 साइम अयूब ने किए थे, 1 मेहरान ने किया था, जिसमें सलमान अली आगा आउट हो चुके हैं, शादाब जो हैं वो गोल्डन डक हो चुके हैं। लेकिन ईमन ब्रेक से पहले साइम की आप बॉलिंग की तारीफ़ कर रही थी, तीसरे ओवर में उन्होंने कोई 22-23 रन तो मेरे सामने खा लिए हैं, ये मतलब तीसरा ओवर उनको देना चाहिए था, अब ज़बरदस्ती 4 कराने चाहिए थे इनसे? नहीं, देखिए मैं यही कहती हूँ कि जब आपका जो बॉलर होता है उसने अगर आपको 2 विकेट्स लेके दे दिए ना, तो उसके बाद आप थोड़ा ब्रेक दें। और रेगुलर बॉलर नहीं है वो, बट उनको अगर दे दिया तो उनको फिनिश करना चाहिए था। इससे पहले हम कुछ प्रोग्राम्स में बात कर रहे थे, उस वक्त भी यही सिनेरियो था कि साइम ने 2 आउट कर दिए थे, तो हम कह रहे थे कि यार इनको ओवर नहीं दिया, तो आज वो तीसरा ओवर उनको मिल गया, तो उसमें जो उनका रिजल्ट था वो बहुत बुरा था। एक चौके के बाद उनको इस तरह से अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन ये उनके लिए एक लर्निंग लेसन भी है कि जब आप वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स के अगेंस्ट खेल रहे हो लाइक मार्टिन गप्टिल, तो आपको बाउंड्रीज पड़ती हैं, तो आपको किस तरह से उसको रिस्ट्रिक्ट भी करना है। और फिर उन्होंने आखिरी बॉल पे छक्का भी मार दिया। नसीम भाई, बहुत सारी खबरें हमारे पास मौजूद हैं, वहीं इंडिया से एक खबर आई है। इंडिया का जो मीडिया है वो ये दावा कर रहा है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी
होस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंडिया जो है वो उसी मसले पर अटका हुआ है कि जी हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे, और फिर वही होगा कि जी हाइब्रिड मॉडल के तहत मैचेस कराने पड़ेंगे। देखिए इट्स टू अर्ली, इस वजह से कि अब से थोड़े अरसे के बाद इंडिया में आम इंतखाबात हो रहे हैं। आम इंतखाबात में वाज़े दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब ही जीतेंगे। नरेंद्र मोदी साहब का अब तक जो पाकिस्तान के साथ रवैया रहा है, या क्रिकेट के हवाले से तो हटे, बाकी मामलात में भी जो उनका रवैया रहा है वो हम देख चुके हैं। लेकिन क्या यही रवैया उनका बरकरार रहता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। हमने एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जब हमारा एशिया कप की बात थी, उन्होंने कहा एशिया कप में इंडिया इसलिए नहीं आएगा कि अगले साल के शुरू में इलेक्शन है, और इन इलेक्शन की वजह से कभी भी नरेंद्र मोदी साहब या जय शाह या उनके वालिद अमित शाह, जो एक ही लड़ी हैं, ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान के हवाले से कोई भी लीनियंट रवैया इख्तियार किया जाए। यही आपको याद होगा, अभी तो इंडियन मीडिया कह रहा है, उससे पहले तो जय शाह ने डायरेक्टली कह दिया था कि हम एशिया कप में नहीं जाएंगे। और एनडीटीवी की जो रिपोर्ट थी उसमें भी उन्होंने कहा था कि अगर भारत नहीं आएगा तो क्या पाकिस्तान होस्ट कर पाएगा। फिर ये भी बातें हो रही हैं कि जी मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो चेयरमैन बीसीसीआई से मिलना चाह रहे हैं, इस तरह की भी चीज़ें सामने आ रही हैं। और अगर मिलते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मिलने के बाद लेकिन मामला तय होने चाहिए। ये तो बच्चों वाली हरकतें शुरू हो जाती है ना, वहाँ से इंडिया की तरफ से हम नहीं खेलने आएंगे, हम नहीं खेलने आएंगे। अब वो चाहे उनका पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो या कुछ भी इन्वॉल्व हो। देखिए पॉलिटिक्स, इंडिया पाकिस्तान की जब भी बात आ जाती है, पाकिस्तान का हमेशा से बहुत ही अच्छा रवैया रहा है। हमने हमेशा खेल को फ़रोग देने की कोशिश की है। ये हमेशा इंडिया की जानिब से ही हुआ है कि क्रिकेटिंग टाइज ख़त्म कर दो। अभी आपकी कबड्डी टीम आ जाती है, यहाँ पर आके खेल के जाती है, कबड्डी टीम को भी रोक लो। ऐसे ही इनकी कोई और भी लोग आ जाते हैं, वो आके चले जाते हैं। लेकिन एक क्रिकेट के ऊपर, क्योंकि क्रिकेट पे आई जमी होती है 1.5 अरब आवाम की, शायद वो हॉकी पे इतनी नहीं होती, शायद वो कबड्डी पे इतनी नहीं होती है, तो इसको एक टूल बना के इंडिया की हुकूमत हमेशा रखती है, और उस टूल के तौर पे जो है वो अपनी सियासत चमकाने के लिए क्रिकेट का इस्तेमाल करते हैं। भाई आप बाकी चीज़ों में भी रोक देते। अच्छा नसीम भाई, जब इतनी बड़ी बड़ी टीमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये पाकिस्तान आ गई हैं, तो कहीं ना कहीं भारत पे दबाव तो होगा, लेकिन वही बीसीसीआई की बदमाशी पुरानी चलती चली आ रही है कि वो उस चीज़ पर लग जाते हैं। जब सिक्योरिटी क्लियरेंस इतनी बड़ी बड़ी टीमों ने ले ली, अंग्रेज़ों ने ले ली, तो इन्हें कौन सा इतना मसला आ रहा है यहाँ आते हुए, और कौन सा इनके साथ ऐसे इश्यूज चल रहे हैं जो ये रोते फिरते हैं हर जगह। इंटरनेशनल क्रिकेट में इजारादारी है उनकी, गुंडागर्दी भी आप कह सकते हैं, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की दिखाई देती है। वो इस लिहाज से दिखाई देती है कि अब मैंने आप उठा के अगर FTP फ्यूचर टूर प्रोग्राम तमाम ममालिक का देखें, इंडिया के मैचेस आप उठा के देखें, हम लोग तो उसके 40% भी नहीं होंगे, 30% भी नहीं होंगे जितने इंडिया को मैच मिलते हैं। इंडिया के अपने मुल्क में मैच उठा के देखें, दुनिया का कोई मुल्क नहीं होगा कि जिसमें इतने मैच हो रहे होंगे, क्योंकि इंडिया को हर तरीके से फ़ायदा है। देखें जब इंडिया अपने मुल्क में खेलता है या जहाँ भी जाके खेलता है, लेकिन जब वो अपने मुल्क में खेलता है तो फिर इस जो स्पॉन्सरशिप का लेवल होता है वो और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जीतते भी वही है ना अपने मुल्क में। हाँ, अपने मुल्क में। तो मेरे ख्याल है ये बहुत जल्दी है। अभी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इजलास हुआ है, वो मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात ज़रूर हुई है BCCI के ऑफिशियल से, और ज़ाहिर जय शाह साहब एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह भी हैं, तो वहाँ मीटिंग में मुलाकात तो माजी में भी जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन गए उनकी होती रही है जय शाह साहब से, और वो हमेशा एक बात कहते हैं कि जी हमारी हुकूमत फ़ैसला करेगी, हमारी हुकूमत फ़ैसला करेगी। लेकिन आपको याद होगा एशिया कप में इंडियन टीम नहीं आएगी, उस वक्त इंडियन मीडिया ने दावा नहीं किया था, बल्कि ये जय शाह ने खुद डायरेक्टली कहा था कि हमारी टीम नहीं जाएगी। अभी उनका मीडिया ये दावे कर रहा है, अब उनका मीडिया ये दावा कर रहा है, वो उसी एक समझ लें पेड कंटेंट चल रहा है ना वहाँ, तो फिर पेड कंटेंट चल रहा है। कहते हैं कि ऐसा हो गई और तो कुछ भी नहीं होगा, तो उन्होंने खबर दे दी। हाँ नहीं, वो वैसे भी पेड कंटेंट हो जाता है ना, वो बोल देते हैं यार ये बोल दो, जैसे अपने अपने खास लोगों को बता देते हैं कि भाई तुम इस खबर को नशर कर दो, जैसे यहाँ वहाँ भी होता है कि अपने खास लोगों को बता देते हैं ये अभी से तुम शोशा छोड़ दो। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, इंडियन क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत बड़ा फ़र्क है। हमारे यहाँ बहुत जमहूरियत है, यहाँ पे हम क्रिकेट बोर्ड के हवाले से हर कुछ भी कह देते हैं, ज़रा सी गलती देखते हैं हम उसको पॉइंट आउट कर देते हैं। हमारे साथ चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बात कर लेते हैं, हमारे साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दीगर ऑफिशियल्स भी बात कर लेते हैं। इंडियन मीडिया को एक प्रेस रिलीज दी जाती है कि ये प्रेस रिलीज है, इसको चला दीजिएगा, और वो चिंगाड़ के जो है वो फिर प्रेस रिलीज बताते हैं। अच्छा, BCCI ने एक नया धमाका करने जा रही है। BCCI कह रही है कि एक साल में 2 IPL होने चाहिए, यहाँ एक करवा के ब्लॉक कर देते हैं सब कुछ, ये 2-2 की तजवीज़ें दे रहे हैं। अच्छा, दी जो तजवीज़ थी वो रवि शास्त्री साहब ने दी थी, और फिर वो अरुण धूमल साहब है, अरुण धूमल, उन्होंने इसको पिक कर लिया, वो उस पर काम करना शुरू हो गया। नसीम भाई 2-2 IPL एक साल में, तो फिर वर्ल्ड कप बंद कर दो।
हाँ। फिर वर्ल्ड T20 भी बंद कर दो, फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी बंद कर दो, फिर आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कराने की ज़रूरत ही क्या है। आप 1.5 महीने जब आपकी IPL होती है वो तकरीबन 1.5 से 2 महीने चलती है, पूरी दुनिया का ट्रैफिक रुक जाता है क्रिकेट का। आप अगर 2 कराएंगे तो आप समझें कि आप 4 महीने से पौने 2 ज़्यादा, महीने इनकी चलती है, पौने दो हाँ 4 महीने 4 महीने आपने क्रिकेट को ही रोक दिया 4 महीने के लिए। तो ये तो आप, इसका मकसद है कि आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए हुए, आप क्रिकेट कराने के लिए नहीं आए हुए। खेल को इतना नुकसान ना पहुंचाएं, पैसे की अहमियत अपनी जगह पर है। देखिए दुनिया में पैसा कहीं भी एक नंबर की चीज़ नहीं होता। एक नंबर की चीज़ तो अगर क्रिकेट है तो पहले क्रिकेट है, फिर पैसा है। अगर हम बात करते हैं रिश्तों की तो पहले रिश्ते हैं और उसके बाद पैसा है। हाँ, लेकिन BCCI एक ने तो नंबर जी की एक चीज़ नहीं है। अजीब ही लीग में मंतक से लगाई इंटरेस्ट भी जी। खत्म हो जाएगा। लीग में से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा कि जब इतने बैक टू बैक मैचेस हो रहे हैं। IPL ऑलरेडी 10 टीम्स पे कॉम्प्रोमाइज कर रही है, फिर इतना बड़ा टूर्नामेंट होता है तो उसके बाद से उनकी व्यूअरशिप में लेकिन डिक्लाइन आया है। एमन बात ही नहीं हो रही अच्छा, ना, viewership interest के की तो अलावा बात ही नहीं हो रही है, यहाँ तो पैसे की बात हो रही एमन है। ये जो हमारे पास नहीं खेलने आ रहे होते इंडिया वाले, इनको क्या खौफ क्या है? क्या कोई बाउंसर मारती थी आपने मुंह पे? क्या किया था? नहीं खेलने आ रहे भाई ये लोग। बस ये समझ नहीं आता कि देखें ICC को इसमें मेरे ख्याल में अपना रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जब वर्ल्ड कप हुआ था उसमें पाकिस्तान गया था इंडिया खेलने, तो इंडिया का ना आना समझ नहीं आता जब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड ये टीम्स यहाँ पे आ रही हैं। तो ये एक ईगो है जिसको इनको साइड पे हटा के, पॉलिटिकल इश्यूज़ को साइड पे हटा के स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल जी, स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए। ये सारी चीज़ें होती हैं फिल्मों में तो बगैर बताए घुस जाते हैं आप लोग। फिल्मों में हम दिखाते हैं कि जी वो एक बंदा घुस गया और उसने सब कुछ कर दिया। हम बुला रहे हैं तो आनी ने, हमारे बुलाने पे आप आते नहीं। फिल्मों में आप आके सारी अपनी जो है वो कार्टून मूवीज टाइप बना के चले जाते हैं। लेकिन जहाँ मैच खेलने की बात आती है, ये बच्चों वाली हरकतें बंद कर दें। बहुत ज़्यादा बच्चों वाली हरकतें होने लगी। नसीम भाई, ये अगर इसी तरह चलता रहेगा तो फिर ICC का अपना तो इमेज कुछ बचेगा ही नहीं। कि जब सारे फैसले BCCI ने करने हैं तो फिर ICC का अपना इमेज कहाँ है? फिर कौन आवाज़ उठाएगा? सारे बोर्ड इनके आगे जाके सरेंडर कर देते हैं। ICC का इमेज बचा ही नहीं है। अगर सच्चाई से आप देखें तो जिस इमेज की आप बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल आप ऐसा समझ लें कि वो बेबस है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी जो है वो BCCI के सामने बेबस दिखाई देता है। अगर पैसे की वजह से वो इतना बेबस है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का काम है सारी दुनिया में क्रिकेट को रन करना। क्रिकेट में पैसा ऑटोमेटिकली खुद ही चल के आता है। आज क्रिकेट इतना फ्लो दुनिया भर में जो है वो जिस तरीके से फ़्लो कर गया, पैसा खुद ही चल के आता है। लेकिन एक BCCI, क्योंकि वहाँ मार्केट बहुत बड़ी है, वो 1.5 अरब की 1.25 अरब की आवाम है, उनकी मार्केट बहुत बड़ी है। वहाँ की कोई एक कंपनी होती है, वही कंपनी अगर पाकिस्तान में होती है सेम, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है दोनों के अंदर। उसका बिज़नेस क्या है और इनका बिज़नेस क्या है, और वही बिज़नेस जो है वो फ़र्क डाल रहा है। ICC को इतने घुटने नहीं टेक देने चाहिए BCCI के सामने। ICC का अपना वजूद ख़तरे में पड़ गया है, इंटरनेशनल क्रिकेट का वजूद ख़तरे में पड़ गया है। अगर ये 2 IPL होते हैं तो अल्लाह ही खैर करे क्रिकेट का। फुटबॉल वाला सिस्टम फिर आ जाए कि ICC लीग को ऊपर आ ICC गई। को बिल्कुल जी लीग बंद ऊपर। कर देना चाहिए और सबको अपनी अपनी ICC खुद ही बना लेनी चाहिए। बस जी हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, जिसका जिससे दिल करे वो खेले। ख़त्म करें तमाशा, ड्रामा बंद करें जी। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। नसीम भाई, आज है 16 मार्च। अब 16 मार्च 2012 को क्या हुआ था? आपको तो याद होगा नसीम भाई। सचिन जी, सचिन तेंदुलकर ने अपनी 100 सेंचुरियां कंप्लीट की थी। नसीम भाई, नो डाउट इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हम भारत की तरफ देखते हैं तो सचिन तेंदुलकर एक बहुत बड़े खिलाड़ी रहे, लेजेंड रहे। आपने तो उनके साथ ज़ाहिर आपकी तो मुलाकात रही होगी, तो कुछ बताएं उनके बारे में थोड़ा सा। देखिए, सचिन तेंदुलकर बहुत ज़बरदस्त ह्यूमन बीइंग है, बहुत ही ज़बरदस्त इंसान है, इसमें कोई शुबा नहीं। हमारे एशियन ब्रैडमैन ज़हीर अब्बास साहब ने भी 100 सेंचुरियाँ की हैं, लेकिन सचिन ने 100 इंटरनेशनल सेंचुरियाँ की हैं। ये बहुत ही बड़ा एक माइलस्टोन है जो उन्होंने अचीव किया। अब देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि इंडियन प्लेयर्स के बारे में मैं ये एक बात पूरे वसूख से कह सकता हूँ, वो आपसे जो कमिट करेंगे वो पूरा करेंगे। कमिटमेंट के बहुत ही पक्के हैं और हम्बल भी हैं, डाउन टू अर्थ भी हैं। आप उनके प्लेयर्स का अगर आप बुमराह को देखें, भुवनेश्वर को देखें, शामी को देखें, उनका किसी का भी कोई स्टाइल नहीं आउट करने के बाद कि उन्होंने कोई डेवलप किया होगा। वो अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत सारे स्टाइल्स भी बन गए, प्लेयर बनने से पहले स्टाइल बना लिए हमारे। आपने वाकई की बात की तो मुझे याद है मुल्तान में पाकिस्तान और इंडिया का टेस्ट मैच हुआ था, उसमें वीरेंद्र सहवाग ने 3 सेंचुरी स्कोर की थी।
और उसमें सचिन तेंदुलकर ने 198 रन बनाए थे। तो सौरव गंगुली ने इनिंग डिक्लेयर कर दी थी, उस पर बहुत क्रिटिसाइज हुआ था कि 2 रन तो बनाने रह गए देते, थे, बनाने आप देते। 2 रन बनाने देते। तो पाकिस्तान मैच बहुत ही आसानी से हार गया था। तो हम वहाँ पे कवर कर रहे थे, इंडियन मीडिया भी बहुत सारा वहाँ पे मौजूद था। तो सचिन तेंदुलकर ने मीडिया टॉक करनी थी। तो मुझे एक हमारे इंडियन जर्नलिस्ट दोस्त हैं जो उस वक्त पाकिस्तान की टूर पे थे, उन्होंने कहा कि आप जाइएगा नहीं, सचिन ने मीडिया टॉक करनी है। उस वक्त मुल्तान का स्टेडियम इतना डेवलप नया नया हुआ था, लेकिन इनका जो ड्रेसिंग रूम था उसके अंदर एक ग्रिल सी थी। तो सचिन बाहर नहीं आए थे, बल्कि उस ग्रिल के अंदर ही खड़े हुए थे और कैमरे लग गए थे वहाँ पे। अच्छा, मैं पीछे रह गया। इंडियन कैमरामैन और उनके लोग जो है ना वो बहुत आगे आ गए, तो मैं बिल्कुल पीछे रह गया था। मैं कोशिश कर रहा था माइक ले आने की, मुझे नहीं पता सचिन ने मुझे देख लिया। और बाकी लोगों ने बात करके निकले तो उन्हें नज़र आया था पाकिस्तान का टेलीविज़न है, वो देख के कि हमारा तो चैनल नहीं है ये। तो मैं वापस चला गया, मैंने कहा मुझे तो मिला ही नहीं है यहाँ पे। मैंने कहा किसी अपने दोस्त से ले लूँगा मीडिया टॉक और मैं भिजवा दूंगा चैनल को। लेकिन इतने में एक वो बंदा आया मुल्तान स्टेडियम का, मेरे ख्याल ड्रेसिंग रूम वगैरह में काम करने वाले, उन्होंने कहा वो पीछे आपको बुला रहे हैं। तो मैंने देखा तो वो सचिन ही थे। तो मैं एकदम दौड़ के गया अपने कैमरामैन को लेके। तो उन्होंने कहा देखिए मैं एक सवाल का जवाब दूंगा, मैंने आप आ नहीं सके थे तो बस एक सवाल का जवाब, कोई एक सवाल कर लें। वो भी बहुत था। देखिए बहुत बड़ी बात है। मैं अगर और ये बड़े निकल प्लेयर्स गया हूं की वहां से, ये हाँ, वरना तो उन्होंने कोई इसको जज भी कर लिया। तारीफ नहीं कराते। बड़े प्लेयर्स की बड़ी बात होती है। नसीम भाई, अक्सर लोग विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर को कंपेयर करते हैं, तो इनमें से बड़ा खिलाड़ी कौन है, विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर? देखिए दोनों बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन मैच विनिंग नॉक के हवाले से हम बात करते हैं तो फिर विराट कोहली के ज़्यादा इसमें दिखाई देता है सचिन के मुकाबले में। ठीक है। लेकिन सचिन का भी बहुत बड़ा No रोल है, doubt। जो वो जिस 2004 टाइम में वर्ल्ड खेलते कप थे में उस जिस टाइम जो स्टाइल में वो बॉलर्स खेलते थे और थे जो और विकेट्स जितना थी, अच्छा उन्होंने खेला है, इसमें कोई वसीम दो राय बकार और नहीं है। इनको खेला है और ही उन्होंने। वो 16 ईयर ओल्ड के जब उन्होंने आके उनको फेस किया था और वहाँ पे और रन अब्दुल किए थे। कादर मरहूम साहब को जो उन्होंने छक्के लगाए थे आके गुजरावाला में, वो हमें याद है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल 16 साल के थे। सचिन सचिन है, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे भारत के हो, किसी भी मुल्क के हो, जो अच्छा खेलेगा वो क्रिकेट अच्छी खेलेगा, उसके बारे में एक बात होगी। चीज शेरी भाई अभी मैच के मुझे याद आई, वो ये बात रह जी जो अभी आप बात कर रहे थे ना इंडिया की, कि इंडियन टीम पाकिस्तान आएगी नहीं आएगी चैंपियंस ट्रॉफी में। तो मैं मौजूदा हुकूमत से बहुत एक्सपेक्टेशन इसलिए रखता हूँ कि आपको याद होगा माजी में भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब के घर शादी की तकरीब में भी शिरकत के लिए आए थे। तो देखते हैं अब इलेक्शन के बाद क्या सूरत हाल होती है। इंडियन हम तो चाहेंगे कि जी आए और खेलें और क्रिकेट को फरोख मिले। एमन मैच के दौरान जो अभी आयरलैंड और अफगानिस्तान के दरमियान मैच हो रहा है, लास्ट मैच में इफ्तार जो है वो उन्होंने मैच रोक कर अफगानिस्तान टीम ने जो है इफ्तार खजूर और पानी से खोली। बाकी उनकी जो टीम थी उन्होंने ड्रेसिंग रूम में नमाज अदा की। नबी और हशमतुल्लाह मौजूद थे, उस वक्त उन्होंने मैच रोका। एक बड़ा ही अच्छा साइन है और बड़ी चीज़ ये अच्छी लगी, तो हमने कहा इसको भी डिस्कस करना चाहिए। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा जेस्चर है और आईसीसी का, क्योंकि देखें दुबई में मैचेस हो रहे थे, वो तो मुस्लिम कंट्री है, तो वहाँ पे तो ये जेस्चर बहुत अच्छा लगता है और वहाँ पे इस तरह अलाउ किया उन्होंने मैच के बीच में। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब मैं ये चीज़ फुटबॉल की लीग्स में भी देखती हूँ, वहाँ पे भी मैचेस रोके जाते हैं और वहाँ पे प्लेयर्स को अलाउ किया जाता है, वो बाउंड्री पे जाते हैं साइड लाइन पे और वहाँ जाके पानी वगैरह पी लेते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से जब हम अपने कल्चर को ओवरऑल प्रमोट करते हैं तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। और ज़ाहिर है इस्लाम मज़हब में ज़ाहिर बहुत सारे लोग हैं, इंडिया में बहुत सारे मुसलमान हैं। और रमज़ान की वैल्यू आप ये देखें कि आज जो मुल्तान सुल्तान की जो कोच हैं एलेक्स हार्टले, उन्होंने भी रोज़ा रखा था। आज वो फास्टिंग कर रही थी, कल। तो उन्होंने अपना ये ट्विटर पे लिखा हुआ था कि मैंने इसलिए रखा कि मैं वो उन प्लेयर्स की फीलिंग्स जान सकूं कि वो कैसा फील करते हैं जब वो खेलते हैं। ठीक है जी, अच्छी चीज़ थी तो हमने कहा डिस्कस करें, वरना लोग कहते हैं जी आप लोग तो नेगेटिव करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, जो पॉजिटिव है वो भी हम दिखाते हैं। नसीम भाई, आकिब जावेद को श्रीलंकन टीम में एक अच्छा ओहदा मिल गया जी, बॉलिंग कोच बना दिया। इससे पहले उन्होंने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई के वो बॉलिंग कोच रहे, लेकिन ये वर्ल्ड कप तक है, T20 वर्ल्ड कप तक। कैसे देखते हैं आप? कोई श्रीलंका का कुछ फ्यूचर बनेगा आकिब भाई को लेके, या वहाँ भी हो किसी को बोल देंगे तुम्हारी भी छोटी कलाई है? नहीं, आकिब जावेद एक कॉम्पिटेंट इंसान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आकिब जावेद 1992 वर्ल्ड कप के हीरो हैं और लाहौर कलंदर्स का जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको रन करने में आकिब जावेद साहब का बहुत बड़ा रोल था। अगर हारिस रऊफ़ उनकी इंटायर प्रोडक्ट दिखाई देते हैं तो उसको बनाने में मैंने अपनी आंखों से सिडनी में आकिब जावेद को काम करते हुए देखा था। लेकिन नसीम भाई, लाहौर कलंदर का क्या हाल हुआ वो भी हमने देखा, और हारिस रऊफ का क्या परफॉर्मेंस है वो भी हमने देखा। तो फिर प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से कौन सा खिलाड़ी उनका लाहौर कलंदर से आकिब जावेद साहब निकाल के लाए? लेकिन यही हारिस रऊफ थे। अगर पिछले एक साल हटा दें, पिछले एक साल से पहले डेथ ओवर में आपके सबसे ख़तरनाक बॉलर थे और रन्स भी रोकते थे। उनका पेस, उनका एग्रेशन, पिछले 1.5 साल में हारिस रऊफ की कारकर्दगी का ग्राफ नीचे आया।
और 1 साल में, तो ये आकिब जावेद साहब को ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि ये उनकी प्रोडक्ट है। और मैं आपको एक बात बताऊँ ना कि जो सिडनी में हम थे, तो सिडनी यूनिवर्सिटी के अंदर ट्रेनिंग सेशन था, मैंने देखा था, बहुत शुरूड है आकिब जावेद। जिस वक्त वो मजाक भी बहुत करते हैं, मिज़ा का लेवल तो वो है कि आप अगर वो हंसाना शुरू करेंगे तो आप रुक ही नहीं पाएंगे, ऐसे जवाब हैं उनके पास। लेकिन कॉम्पिटेंट है और श्रीलंकन टीम के लिए अच्छा होना चाहिए। चलें जी, श्रीलंकन टीम के लिए अच्छा होना चाहिए कि आकिब जावेद साहब गए तो वहाँ पे कुछ अच्छा खेलें। एमन डैनियल सैमी जो हैं वो भी अब थोड़े नखरे कर रहे हैं। उनसे पूछा गया कि भाई आप पाकिस्तान के हेड कोच बनेंगे, तो उन्होंने कहा अभी मुझे कुछ नहीं करना, अभी मुझे सिर्फ पेशावर ज़ल्मी को जो है ये PSL सीज़न 9 जितवाना है। अभी उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में नहीं सोच रहा, और साथ में ये भी कहा क्योंकि मैं वेस्ट इंडीज़ का भी जो हूँ वो कोच हूँ। जी बिल्कुल, देखें वेस्ट इंडीज़ की वो ऑलरेडी उनके पास एक असाइनमेंट मौजूद है और फिर वो पेशावर ज़ल्मी को जस्ट ऑन दिस असाइनमेंट करने आए थे। थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अगर हम ये चीज़ देखते हैं कि प्लेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड लीग खेलने जा रहे हैं, तो अब अगर हम गौर से देखें तो ऐसा भी नज़र आता है कि कोचेस भी इस तरह के छोटे छोटे असाइनमेंट्स लेना चाहते हैं। वो ऑल ओवर द लीग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, एज अ कोच भी करना चाहते हैं और एज अ कमेंटेटर भी करना चाहते हैं। तो इसलिए उनके लिए एकदम से इस तरह का 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट ले लेना, 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट ले लेना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वो भी लीग्स को ज़्यादा परस्यू करना चाहते हैं मेरे ख्याल से। क्योंकि मैं शेन वॉटसन का भी पढ़ रही थी, वो अभी IPL में कमेंट्री करने जा रहे हैं। तो अब लीग्स की वजह से कोचेस का भी इस तरह से एकदम से अडॉप्ट करना, ये चीज़ें उनके लिए डिफिकल्ट होती जा रही है। अच्छा नसीम भाई, अब देखने में ये आ रहा है कि कोचिंग के लिए भी जो साबिका प्लेयर्स हैं वो कोचिंग से जान छुड़ा रहे हैं और लीग को ज़्यादा वो अहमियत दे रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? लीग हो भी ज़्यादा रही हैं और पैसे ज़्यादा मिलते हैं, सकून है, एक सीज़न किया निकल जाओ। पाकिस्तान की कोचिंग लेते हुए कोई भी फॉरेन कोच जो है वो सोच रहा होगा। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, जिस तरह हम शेन वॉटसन के मिन्नतें तरले कर रहे हैं, भाई अभी कोयटा ग्लैडिएटर्स के वो हेड कोच थे, उनका पीछे बैकग्राउंड है कितना, उन्होंने कितने लेवल्स किए हैं, उनका प्लान क्या है, वो खुद मना कर रहे हैं कि जी मैं नहीं बन सकता हूँ, लेकिन हम कह रहे हैं कि जी आप आ जाएं, आप आ जाओ, भाई बन जाओ। अरे भाई ऐसा क्या शेन वॉटसन के अंदर है? आपके पास पहले प्लान क्या है उनके पास? देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये कि किसी भी कोच को आप लेके आ रहे हैं, उनके पास प्लान क्या है। हमारे यहाँ पर हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी काम करने की ज़रूरत दिखाई देती है, उसके साथ साथ हमारे हर लेवल के ऊपर, चाहे अंडर 19 है, चाहे आपकी पाकिस्तान A, हर सतह के ऊपर एक प्लान जो भी कोच है। और हम तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए मंथली देने को तैयार हैं। अगर वो जो मीडिया रिपोर्ट्स है कि हम 20 लाख डॉलर देंगे उनको साल के, तो हम 4.5 करोड़ रुपया एक अहमियत रखता है। एक ये मजाक तो नहीं हो रहा आपका। और फिर ऐसे कोच को कि उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? अगर उन्होंने IPL के अंदर भी किसी टीम के हेड कोच तो वो कभी भी नहीं लगे, असिस्टेंट कोच की उन्होंने जिम्मेदारियां अंजाम दी होंगी, बॉलिंग कोच की जिम्मेदारियां अंजाम दी होंगी। आप यहाँ उनको हेड कोच लेके आ रहे हैं तो पहले उनके प्लान तो लें। हाँ, ये बड़े अफसोस की बात है जी। हमारे यहाँ पैसे तय हो गए, सब कुछ बन गया, ये नहीं पता कि भाई जिस बंदे को ला रहे हो उसके पास प्लान है क्या नहीं है। ये तो फिर PCB का पुराना वतीरा हो गया, बगैर प्लानिंग ही सारे काम करते चले आते हैं, फिर बोलते हैं कि जी यहाँ बैठ के आप लोग जो है तनकीद करते हैं। बहरहाल कल जो है वो गैप है, उसके बाद फाइनल है। अब देखते हैं कि पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड में से कौन है जो मुल्तान सुल्तान के साथ फाइनल खेलेगा। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हो गया। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।